नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल हैं? सब बढ़िया। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यूपी ट्रिपल एससी में आयोजित होने वाली बन दरोगा की मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए लेके आऊँगा पीडीएफ और उसके रिलेटेड क्लास। तो उसी क्लास की कंटिन्यू चलेंगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आपको डे बाय डे यानी प्रत्येक दिन यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा यानी बन दरोगा की जो परीक्षा होने वाली है उस 30 अप्रैल को, उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस और उसके सारे टॉपिक्स को कवर करता हुआ ये एक आपका सेगमेंट शुरू होने वाला है। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बन दरोगा से रिलेटेड आज का हमारा पहला क्लास। ये क्लास का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा और यूट्यूब में भी दिया गया है। अगर टेलीग्राम चैनल के लिंक को जानना है तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली बन दरोगा की परीक्षा से रिलेटेड पहला टॉपिक। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो पहला टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय वन नीति। क्या है? भारत की वन नीति आपका पहला टॉपिक है। तो इसी को समझते हैं। तो यानी भारत में राष्ट्रीय वन नीति की पृष्ठभूमि समझते हैं। तो हमारे यहाँ वन नीति जो स्टार्ट हुई थी वो बच्चों हुई थी 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। यानी आप समझ गए होंगे कि 1894 यानी ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारत में पहली राष्ट्रीय फॉरेस्ट पॉलिसी यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई थी। जरा देखते हैं पॉइंट वाइज इसमें। वर्ष 1894 में देश की पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई जो ब्रिटिश नियंत्रण को जंगली क्षेत्र में मजबूती प्रदान करती थी। ठीक है बच्चों, यानी ब्रिटिश शासन ने जो भी सुधार किए थे वो अपने शासन की सहूलियत के अनुसार किए थे। तो यहाँ पे अगर जंगल नीति बनाई गई थी तो वो भी अपने लाभ के लिए बनाई गई थी, जिससे वन उत्पादों पर उनका अधिक से अधिक आधिपत्य हो सके और वो उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो चलो आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई? वो 1952 में अपनाई गई। इस वन नीति में वनों के संरक्षण तथा उसके बेहतर उपयोग की बात की गई थी। यानी भारत सरकार स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आयोजित हुई, कब लागू हुई? 1952। ठीक है बच्चों जी। तथा भारत इसमें क्या क्या बेहतरी की बातें की गई इसको समझते हैं। इसमें बात कही गई थी कि भारत की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार 1894 में परिवर्तन किया गया। यानी 1894 की जो नीति बनाई गई थी वो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के अनुसार बनाई थी। अब जब भारत सरकार ने अपनी नीति बनाई तो वो अपनी सहूलियत के अनुसार बनाई है। जरा देखते हैं अपनी सहूलियत यानी जनता की सहूलियत, क्योंकि आज़ादी के बाद जो सरकार चुनी गई वो जनता द्वारा ही चुनी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। सरकार ने इस वन नीति के कारण ही 1952 से वर्ष 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत वाले भूभाग जो पहले कितना था 11,187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1,429.4 लाख हेक्टेयर हो गया। ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों की वनाच्छादित भूमि को वृक्षहीन करके किया गया था। यानी जो हमारा कृषि योग्य भूभाग था उसमें वृद्धि की गई। जो पहले 1,187 लाख हेक्टेयर था उसे 1,429 लाख हेक्टेयर किया गया। नेक्स्ट हमारा अगर हम आगे देखें तो आगे हमें देखेंगे कि इस जो यानी 1952 की नीति के प्रावधान से वन क्षेत्र में कमी को रोकने के बहुत सफल तो नहीं हो पा रहे थे, तो लेकिन साथ ही इस समय तक भारत की आवश्यकता जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण आदि के स्तर पर भी परिवर्तन हो चुका था। जैसा हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे सामने विकट समस्या और सबसे बड़ी समस्या थी खाद्यान्न की समस्या। तो उस समस्या का समाधान के लिए सबसे पहले तो हमने अपनी कृषि योग्य भूमि बढ़ाई। जब कृषि योग्य भूमि बढ़ाई तो फिर उसके बाद ये देखा गया
कि इससे हमारे वनों में भारी कमी हुई। क्या हुई? वनों में भारी कमी। तो अब हमारा अगला फोकस है अपने वनों की वृद्धि को या वनों की कमी को पूरा करना। देखिए आगे, 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा संकल्प संख्या 3/1/1986 FP यानी फॉरेस्ट पॉलिसी को दिनांक 7 दिसंबर 1988 के अनुसार क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। यानी पर्यावरण के साथ साथ विकास की धारा को आगे बढ़ाया जाए, न कि पर्यावरण को हानि पहुंचाते हुए विकास किया जाए। ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, समावेशी विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी में 1988 में परिवर्तन हुए। तो कब परिवर्तन हुए? 7 दिसंबर 1988 में। अब देखिए इसमें क्या आता है, 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश को रोकना तथा वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देना था। क्या था? वनों के विकास को रोकना और वनों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। आगे देखें इस पॉलिसी में यानी 1988 की पॉलिसी में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, इसे समझते हैं। हमारे वनों के वनीकरण या वनों की वृद्धि के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसको समझते हैं। साथ ही तो इसको देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था? 1976 के माध्यम से शिक्षा, नापतोल एवं न्याय प्रशासन, वन्य जीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देखा गया कि वनों के विकास में राज्यों ने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, तो वो राज्य के विषय से निकालकर कहाँ पे पहुंचाई गई? समवर्ती सूची में, कॉन्क्रीट लिस्ट में। इस लिस्ट का क्या काम है, जरा ये भी देख लेते हैं। इस लिस्ट में होता क्या है? इसमें आपकी सेंटर गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बना सकती हैं। दोनों मिलके कानून बनाती हैं। क्या बनाती हैं? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। ठीक है, देखते हैं इसके अलावा संविधान में कहाँ पे प्रावधान किया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 से, यानी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48A के मुताबिक या के अंतर्गत राज्य यानी सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और उसका पर काम करेगी और देश भर में जंगलों, वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे DPSP में बात की गई थी, हमारे 1976-42 में संशोधन में बात की गई थी। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। उसमें देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 51A के जी में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का काम प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। यानी जो मौलिक अधिकार आपको जोड़े गए थे वो इस वन नीति के अंतर्गत क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि लोगों का ये मौलिक कर्तव्य होगा जो जिसके अंतर्गत वो वन्य उत्पाद और वन्य जीवों और वनों का संरक्षण और संवर्धन का काम करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मौलिक अधिकार भारत में किस या भारतीय संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो बच्चों बता दें 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है इसी में आरक्षित वन। और जब संविधान में लागू किया गया तो उसमें आरक्षित वन और अनारक्षित वन इनमें भी डिवाइड किया गया कि कौन से आरक्षित हैं कौन से अनारक्षित हैं। इसे समझते हैं। तो आरक्षित वन क्या है? आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन होते हैं, यानी इन पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाया जाता है। अब प्रतिबंध क्या होगा वो देखते हैं। और राज्य सरकार द्वारा उन भूमि या बंजर भूमि पर निर्धारित किए जाते हैं जो सरकार की संपत्ति होती है। पहली बात समझ जाइए कि इन पर ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध क्या होंगे? प्रतिबंध जैसे वनोत्पाद नहीं आप वहाँ से ले सकते, आप वहाँ से अपने पशुओं को नहीं चरा सकते, ठीक है, लकड़ी पेड़ पौधों की कटाई नहीं कर सकते, ये एक ऑफेंसिव अपराध के तौर पे जाना जाएगा। देखें जरा, स्थानीय लोगों को आरक्षित वनों में तब तक जाने की अनुमति है जब तक कोई वन अधिकारी बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर
अनुमति नहीं देता, यानी बिना अनुमति के तो आप जा ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अपना अगला, तो नेक्स्ट है हमारा ग्राम वन। क्या होता है इसको समझते हैं। तो ग्राम वन समझिए, तो ग्राम वन वे वन हैं जिनका संबंध राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को किसी भी भूमि या आरक्षित भूमि के रूप में सूचीबद्ध कर देती है, सूचीबद्ध कर देती है। बात आई समझ में। यानी ग्राम वन क्या होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं, ग्राम समुदाय को या ग्राम पंचायत को आरक्षित वन के तौर पे सूचीबद्ध किया जाता है। यानी ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और गांव द्वारा उनका संवर्धन और संरक्षण किया जाता है, बशर्ते वो राज्य सरकार द्वारा लिस्टेड किया गया वन हो, वन क्षेत्र हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संरक्षित वन। ये देखते हैं, राज्य सरकार को आरक्षित वनों के अलावा ऐसी किसी भी भूमि को संरक्षित वनों के रूप में गठित करने का भी अधिकार है जिस पर सरकार को स्वामित्व है, और ऐसे वनों का उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है। यानी आरक्षित वन तो वो घोषित करती है, ग्राम वन तो घोषित करती है, इसके अलावा संरक्षित वन को भी घोषित करने का काम राज्य सरकार का भी होगा, राज्य सरकार का ही होगा। लेकिन शर्त ये होगी कि राज्य सरकार का वो वन या वो वन क्षेत्र उसकी स्वामित्व वाली भूमि पर हो रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्ष जिनकी लकड़ी, फल और अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। यानी राज्य सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस प्रकार के संरक्षित वनों को घोषित करती है, यानी इनसे वन उत्पाद राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा अगले में हम देखते हैं कि हमारी जो वन नीति परिवर्तित हुई थी 1988 में, उसमें क्या क्या है जरा देखें। देश के 33% भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली बात, वनों को उनकी वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। दूसरी, व्यापक पैमाने पर वन रोपण अभियान चलाए जाएंगे। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी हमारी वन नीति 88 क्या कहती है कि देश का वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। अब 33% होने के लिए जनता का सहयोग भी आवश्यक है, वनों की कटाई भी करना कम से कम करवाना है। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक वानिकी का प्रयोग किया जाएगा, यानी सोसाइटी को इससे जोड़ा जाएगा और लोग मिलकर वन को संरक्षित करने और वन उत्पाद को एकत्र करने का काम करेंगे। देखें आगे, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण के नियंत्रण भी वन नीति के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना है और वन की उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी की इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना है। रोजगार के अवसर पैदा करना है और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अलावा राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में एवं तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना व उन्हें रोकना है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रमुख प्रावधानों को हमने यहाँ पे देखा और डिस्कस किया। ठीक है। तो अगर हम इसका निचोड़ निकाल के लाएं तो इसका निचोड़ ये है कि किसी भी हालत में वनों को कम से कम घटाना है, लोगों को वन उत्पाद और सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वनों के महत्व को समझाना है, और अगर कहीं मृदा अपरदन या प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उसको भी संरक्षित और रोकना है। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति की आलोचना किस आधार पर होती है। देखिए, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें सभी पहलुओं को लेने की और उन्हें का निचोड़ करने की बात कही जाती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। तो 88 में भी कुछ त्रुटि रही होगी, और जैसे 52 में थी, 1952 पहली पॉलिसी में थी, तो हमने 88 में सुधार किया। 88 में भी कुछ त्रुटियां रहने की बात कही जाती है। उसको देखते हैं कि कमियां क्या क्या रही थी इसमें। पहली बात, विशेषज्ञ राष्ट्रीय वन नीति 88 की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि जरूरी संसाधनों की
सिफारिश करते हैं कि संसाधनों के ऊपर इस नीति ने बताया नहीं है कि कैसे काम करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति काफ़ी पुरानी हो चुकी है और समय के अनुसार सरकार ने इसमें संशोधन भी नहीं किए हैं। 21वीं सदी में भारत की आकांक्षाएं और प्रतिपूर्ति ये नहीं करती है, यानी हमने 1988 के बाद फॉरेस्ट पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं किया, और जिससे इस आधार पर ये बात हम कहते हैं कि वर्तमान समय की आवश्यकताएं, जहां जलवायु परिवर्तन के देखा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखा जाता है, तो ऐसे क्षेत्र में वन पॉलिसी में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है 1988 के बाद जलवायु परिवर्तन में भारी बदलाव आए हैं तथा भारत ने जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु कई प्रकार के कदम उठाए हैं। इन सब चुनौतियों के प्रयास को राष्ट्रीय वन नीति 1988 प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यानी हमने प्रयास तो किया है लेकिन उसे हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी में शामिल नहीं किया, जिससे वो प्रयास हमारे उतने इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं। आगे देखते हैं। भारत में इस समय राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, यानी हमने अभी तक स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है वनों की कि किन्हें वन की श्रेणी में होगा, किस जंगल की श्रेणी में होगा, कौन वाइल्ड लाइफ की श्रेणी में होगा, स्पष्ट परिभाषा नहीं है। आप देखते हैं पढ़ने के दौरान कि सब एक दूसरे में इंटरलिंक के रूप में दिखते हैं, ओवरलैप करते हुए दिखते हैं। आगे देखते हैं। वन प्रबंधन हेतु यहाँ कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है कि कैसे वन प्रबंधन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगली हमारी जो रिपोर्ट आती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत प्रत्येक 2 वर्ष में हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आती है, तो हालिया यानी 2023 में फॉरेस्ट पॉलिसी आएगी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है वो हमारी 2021 की फॉरेस्ट पॉलिसी है। उसके डाटा को हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं, तो ज़रा यहाँ पे 2021 की प्रमुख बातें आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं इसे कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन वृक्ष आवरण अब कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% यानी 21.71% है, जो 2019 में 21.67% की तुलना में अधिक है। यानी हम इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भौगोलिक आवरण बढ़ा है। अब कितना बढ़ा है आप देख सकते हैं, 21.71 से 21.61% हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वन आवरण क्षेत्रवार समझते हैं। क्षेत्रवार वन आवरण देखें, यानी क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण देखें, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, महाराष्ट्र आता है। इसके अलावा 30 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में देश के हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें वन क्षेत्र और वन क्षेत्र के इतर अन्य पेड़ों से कवर्ड ग्रीन एरिया भी शामिल है। हालांकि देश के उत्तर पूर्व इलाके में हरित क्षेत्र में कुछ कमी जरूर देखी गई है। ठीक है, जरा देखें क्या है आगे। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल वन और वृक्ष आवरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.56% है। अगर केवल वन आवरण की बात करें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। तो बच्चों ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, और इस डाटा के अनुसार वन आवरण और वन आच्छादित क्षेत्र अलग अलग के तौर पे परिभाषित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका आप समझिए कि कुल वन और वन वृक्ष आवरण 80.73 है, जो देश के कुल भौगोलिक का 24.56 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा साल 2017 के मुकाबले देश में इस बार वन और वृक्ष आवरण का कुल दायरा
5188 किलोमीटर बड़ा है। इसमें आच्छादित क्षेत्र का दायरा 3976 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का दायरा 1212 किलोमीटर बड़ा है। इन वन क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी खुले और सामान्य से घने और बेहद घने जंगलों में देखी जा सकती है। यानी जो जंगल हैं वो कुछ घने हैं, कुछ बेहद घने हैं, इसके तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं और वृद्धि भी इसमें आपको दिख रही होगी कि कितनी हुई है। अगला हमारा टॉपिक है, जरा उसे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा करते हैं 1988 की। 1988 की समीक्षा के तौर पर देखें क्या है, इसे समझें। तो वनों के से बाहर के पेड़ों, ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, यानी TOFS पर ध्यान दें। तो वनों से बाहर पेड़ों से लकड़ी उत्पादन की संभावना, यानी पेड़ों के सरकारी रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के बाहर उगाया जाना चाहिए, इसका दोहन किया जाना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसमें समझिए सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित किया जाता है इसके अंतर्गत। और ये आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट और संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में शामिल होते हैं। इन्हें भारतीय अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था। नेक्स्ट हम अगर देखें 2011 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सरकारी वनों से लकड़ी का उत्पादन 3.17 मिलियन घन मीटर है और जो हमारा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हैं यानी जंगल के बाहर के जो पेड़ हैं उनसे लकड़ी का उत्पादन 42.77 मिलियन घन मीटर है। तो आप देख रहे होंगे कि जो वनों के बाहर लकड़ी है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट ISFR। इसमें क्या है, केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में जो वन रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद आती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोडा वर्मन केस। जो इससे संबंधित केस हैं इसका भी डिस्कशन किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन केसों की बहुत बड़ी महत्व होता है, क्योंकि ये केस एक तरह से मील का पत्थर साबित होते हैं आने वाले निर्णयों में के लिए। ठीक है, देखते हैं जरा। गोडा वर्मन केस 1996 में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिससे लकड़ी के घरेलू उत्पादन में कमी आई थी। क्या कमी आ गई थी घरेलू उत्पादन में? वन उत्पादन वानिकी यानी उत्पादन वानिकी द्वारा वनों से बाहर पेड़ों एवं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से वन उत्पादकता में सतत वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वाले राज्यों के माध्यम से लकड़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिए और वृक्षारोपण के लिए वनों के 10% क्षेत्र को सीमांकित किया जाना चाहिए। ये सारी की सारी बातें इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी 1996 में। आगे देखें, वनों से बाहर के पेड़ों के लिए एक संतुलित राष्ट्रव्यापी नीति को विकसित किया जाना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने ऐसी किसी भी निर्देश का पूर्णतः या सच्चे मन से पालन नहीं किया है। जरा आगे देखें तो यदि वन समीक्षा के तौर पे देखें राष्ट्रीय वन नीति की, उसके क्या प्रॉफिट हुए हैं वो जरा समझें। लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि से कार्बन अधिग्रहण को भी समर्थन मिलता है और साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी क्या होती है, कम करने में मदद मिलती है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट यानी जंगल के बाहर के पेड़ इमारती लकड़ी के उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आयात निर्यात की नीति की समीक्षा के तौर पर चूंकि घरेलू लकड़ी का उत्पादन में गिरावट आई है और आयात कई गुना बढ़ गया है, इसलिए निर्यात आयात नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक है, बढ़ती आबादी के प्रति व्यक्ति GDP के कारण लकड़ी की घरेलू मांग भी बढ़ी है और आयात पर निर्भरता व्यवहार नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के निर्यातक एक संरक्षण आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं। यानी हमें अपने वन उत्पाद और वन उत्पादित लकड़ी के तौर पर स्वयं आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इस बात का
समीक्षा के तौर पर राष्ट्रीय वन नीति में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। आगे देखें, आयात निर्यात नीति की समीक्षा बाजार में मूल्य निर्धारण को सुधारने के लिए की जानी चाहिए ताकि यह खेती हेतु वृक्षों को उगाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारित हो। तो ये आपका क्या हुआ, वन नीति के लाभ। अब हम देखते हैं मसौदा 2018 में जो आया था उसमें क्या बताया गया था, देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा नीति 2018 जारी की गई थी। अभी वर्तमान में इसी पर काम किया जा रहा है, ठीक है। इस नीति में पुरानी नीतियों में रह गई खामियों और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रावधानों की आवश्यकता पर ध्यान में रखकर काम किया गया है। अब इस नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर ध्यान देते हैं। वर्तमान और भावी पीढ़ी को पारिस्थितिकी और आजीविका संबंधी सुरक्षा यानी इकोलॉजिकल लिवलीहुड सिक्योरिटी के संरक्षण हेतु जरूरत पड़ी है। पारिस्थितिकी सुरक्षा इको सिक्योरिटी के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के भू क्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग पर वन और वृक्ष आच्छादन की आवश्यकता है। इसके अलावा देश के 25 करोड़ लोगों को वनों से जलावन, लकड़ी, चारा, बांस जैसे वन उत्पादों की प्राप्ति होती है जो इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। अतः वनों के प्रभावी संरक्षण पर की सख्त आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपने अगला और जो हमारा पॉइंट है, बदलती पर्यावरणीय दशाओं को देखने के लिए पूर्ववर्ती नीति में बदलाव अत्यंत आवश्यक हैं। ये बात आप लोग और अच्छी तरह समझते होंगे कि 88 की रणनीति से आप 2023 की रणनीति से का नहीं चला सकते हैं। आप 88 से आप ऐसे समझिए कि 88 में आप ट्रेन जो आपकी डीजल से चलती थी आज वो बदल चुकी है और बुलेट ट्रेन में तब्दील हो चुकी है। यानी ट्रेन में तो हम रफ्तार पकड़े हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं और फॉरेस्ट पॉलिसी हम अभी 88 वाली पर ही चल रहे हैं। तो उसमें बदलाव परम आवश्यक है बच्चों, ठीक है। आगे देखें, कार्बन स्थिरीकरण यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और जैव विविधता में वनों का योगदान अति महत्वपूर्ण है, जो संरक्षण हेतु नीति निर्माण की महत्ता को समझते हैं, ठीक है। राज्य वर्ग के आधार पर अगर हम वनों की स्थिति को समझें, उसमें जरा देखते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। यानी इन्होंने अपने पिछले वर्ष के आंकड़ों से इस वर्ष के आंकड़ों में काफ़ी सुधार किया है। देखते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र 2141 वर्ग किलोमीटर है जब में की वृद्धि हुई है, जबकि कर्नाटक में 1101 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। केरल में यही 1043 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर वृद्धि देखा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि पिछले 2 साल में कहाँ पर हुई है? आंध्रा में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश के पास 77,414 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जबकि 66,964 किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं, ठीक है। कुल भूभाग की तुलना में की प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप के पास 19.33% का सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र है और इसके बाद 86.27% तथा 81.73% के साथ मिजोरम और अंडमान निकोबार का द्वीप समूह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% भूभाग वन आच्छादित से घिरा हुआ है। यानी हमारे 15 राज्य और 15 राज्य जिसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल हैं, यानी कुल मिला के 15 राज्य और यूनियन टेरिटरी में हमारा कितना प्रतिशत है? जो हमारा नेशनल टारगेट है, यानी 33% का वन आच्छादित क्षेत्र वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारी मसौदा वन नीति दिशा निर्देश क्या क्या हैं इसमें, जरा इसे देखते हैं। तो प्राकृतिक वनों के परिरक्षण और संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण का रखरखाव
ठीक है, वनों की प्रकृति रूपरेखा समझौता किए बिना इनके क्षरण को रोकना, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार करना, वानिकी से संबंधित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों से प्राप्ति में योगदान देना, नदियों के जल भराव के क्षेत्रों, आर्द्रभूमि के क्षेत्रों में एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन तकनीकी का काम करना और मृदा अपरदन को रोकना, भूमिगत जल भंडार के पुनः भरण और सतही जल को जलापूर्ति को बढ़ावा देना ताकि वनों की मृदा और वनस्पतियों की सेहत अच्छी बनी रहे। तो ये क्या है, आपकी मसौदा है वन नीति का, ठीक है। इसके अलावा गैर वानिकी के उद्देश्यों के लिए भी वनों की भूमि में परिवर्तन को नियंत्रित करना और भूमि परिवर्तन संबंधी शर्तों का अनुपालन हेतु लकड़ी पर निगरानी रखना। आगे वन रोपण और पुनर्वनीकरण यानी अफॉरेस्ट्रेशन और रिफॉरेस्ट्रेशन द्वारा देश भर में खासकर सभी अनाच्छादित निम्नीकृत वन भूमियों और वनों के बाहर स्थित भूमियों पर वन वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करना। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव समृद्ध क्षेत्रों का जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र में समृद्धिकरण और पारिस्थितिक प्राथमिक उद्देश्य का प्रबंधन करना। इसके अलावा शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में निवासियों में बेहतर और हरित क्षेत्रों का प्रबंधन करना। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण नियम 2022 के क्या क्या प्रावधान हुए, इसे समझते हैं। समितियों का गठन किया जाएगा। इसने सलाहकार समिति प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बात की गई है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के स्तर पर स्क्रीनिंग का काम करेगी। इसके अलावा क्षतिपूरक वनीकरण, पर्वतीय और पहाड़ी राज्य वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्रों में 2/3 यानी 2/3 से अधिक भाग को कवर करने के लिए हरित आवरण के साथ राज्य केंद्र शासित राज्यों को अपने भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 यानी पर्वतीय क्षेत्रों पे हमें करना कितना है 2/3 और स्थानीय या मैदानी क्षेत्रों में कितना करना है 1/3 को कवर करने के लिए भूमि के अंतरण के समक्ष होंगे। इसके अलावा वन आच्छादित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जहां कवर 20% से कम है वहां प्रतिपूरक वनारोपण करना अति आवश्यक है। ये मसौदा हमारा 2020 का मसौदा है, 22 का मसौदा है जो वन संरक्षण के लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है निजी वृक्षारोपण की अनुमति, यानी निजी पार्टियां भी यानी पब्लिक प्राइवेट के तौर पर भी वन आच्छादित किया जाए। देखें जरा, यह नियम निजी पार्टियों के लिए वृक्षारोपण करने और उस भूमि को उन कंपनियों को बेचने का प्रावधान करता है जो आवश्यक प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों से प्रेरित हैं। नवीन नियमों से पहल राज्य निकाय के दस्तावेज और अग्रेसित करते हैं जिसमें स्थिति की जानकारी भी शामिल होती थी कि क्या संबद्ध क्षेत्र में स्थानीय लोगों और वन अधिकारियों का निपटान किया गया था। कहने का मतलब है कि जो प्राइवेट लोग हैं अब वो उन्हें भी वनीकरण यानी फॉरेस्टेशन पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए क्योंकि कार्बन का उत्पादन या प्रदूषण में वो उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है, जिससे उनका भी ये दायित्व होना चाहिए कि जैसे वो CSR का कार्यक्रम चलाते हैं, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कराते हैं, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं, ऐसे ही पर्यावरण के स्तर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करें और इको फ्रेंडली उत्पाद करें और इसके साथ ही वन क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन का काम उन्हें भी सौंपा जाना चाहिए। ऐसा हमारे 2022 के मसौदे में एक बात कही गई है। इसके अलावा ग्राम सभा की सहमति आवश्यक नहीं। नए नियम के अनुसार एक परियोजना जिसके एक बार फॉरेस्ट कमीशन द्वारा अनुमोदित की गई हो राज्य के अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। प्रतिपूरक निधि भूमि एकत्र करेंगे और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए संसाधित करेंगे। उन्हें ग्राम सभा के क्षेत्र के गांवों में शासी निकाय की सहमति के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। यानी ग्राम सभा को सहमति लेने के पश्चात उसके बाद उसका वनीकरण किया जाना चाहिए। यानी ग्राम सभा को ज़्यादा
वन उन्मूलन का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसे थोड़ी इजी वे में, यानी जिसे आप कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वन नीति, यानी वनों के निर्माण कार्य की अनुमति होनी चाहिए जो वन सुरक्षा उपाय और आवासीय इकाई एकमुश्त छूट के तौर पर 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक हो। इसके सहित वास्तविक उद्देश्यों और संरचनाओं के निर्माण कार्य को अधिकार की अनुमति देता हो। तो बच्चों, इस तरह हमारा वन नीति प्रोग्राम बताया गया, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय वन नीति समझी और 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी समझी, 1988 की पॉलिसी समझी, उसकी कमियों को समझा और इसके साथ ही हमने भारत सरकार द्वारा 2018 और 2022 में वन पॉलिसी को लेकर जो प्रावधान या मसौदे तैयार किए गए हैं उसको समझा। बच्चों, ये जो सिलेबस के अनुसार आपका टॉपिक वाइज तैयार किया गया है, इसमें हमने उन पहलुओं को ज़्यादा चुना है जो आसानी से हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब है जो आसानी से आप लोगों को मिल चुका है, उसके अलावा जो छूटा हुआ है पोर्शन उसको कलेक्ट करने की बात की गई है और जो आपके आगामी एग्ज़ाम यानी वन दरोगा के एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और अपने वन दरोगा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं। और बच्चों, इसके अलावा हम लोग अब अगला टॉपिक लेके आएंगे और उस टॉपिक में हम वन दरोगा से संबंधित और टॉपिकों को जो उसमें दिए गए हैं सिलेबस में उसको छुएंगे, ठीक है बच्चों। तो अपनी मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को पाते हुए आगे बढ़िए। जय हिंद।